नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा महुआ मोइत्रा पर कैश के बदले सवाल पूछने से जुड़े आरोपों की जांच के बाद एथिक्स कमेटी ने यह सिफारिश की है, जिसे बहुमत से आज मंजूर कर लिया। कमेटी ने महुआ मोइत्रा को अनैतिक आचरण करने और गंभीर अपराध में शामिल पाया। एथिक्स कमेटी ने सरकार से सिफारिश की है कि वो महुआ मोइत्रा के संसद से जुड़े आचरण की कानूनी, इंस्टीट्यूशनल और समयबद्ध जांच करें। इस रिपोर्ट के पक्ष में 6 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 4 वोट पड़े, यानी कि 60% लोग इस रिपोर्ट के पक्ष में थे, 40% लोग इसके खिलाफ। इस तरह बहुमत के आधार पर यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई। एथिक्स कमेटी के जिन सदस्यों ने पक्ष में वोट दिया, उनमें भारतीय जनता पार्टी के 5 सांसद शामिल हैं। ये हैं विनोद सोनकर, जो कि अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, हेमंत गोडसे बीजेपी से, सुमेधानंद और अपराजिता सारंगी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राजदीप रॉय भारतीय जनता पार्टी, परनीत कौर कांग्रेस की हैं। इसके अलावा कांग्रेस की सांसद परनीत कौर ने भी पक्ष में वोट किया। परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं और अमरिंदर सिंह अब भारतीय जनता पार्टी के साथ। जिन सांसदों ने विरोध में वोट दिया वो हैं कुंवर दानिश अली बसपा से, वी वैथिलिंगम कांग्रेस पार्टी से, PR नटराजन सीपीएम से, गिरधारी यादव जेडीयू से। बैठक के बाद एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर ने कहा कि बैठक में महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है और यही बैठक का एकमात्र एजेंडा था। इस रिपोर्ट को अब सिफारिशों के साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला को भेजा जाएगा और वही इस पर आगे कोई फैसला लेंगे कि ये जो सिफारिशें हैं इनको मानना है या नहीं। देखिए, आज का एजेंडा केवल मात्र इतना था कि जो रिपोर्ट पिछले 3 बैठक के बाद और साथ ही साथ नीतीश दुबे जी के कंप्लेन और हीरा नंदानी जी की एफिडेविट और अधिवक्ता रात्रि जी का जो बयान था, उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट को कमेटी जो है एडॉप्ट करेगी। इनको एजेंडा भी सर्कुलेट था, पूरी विस्तृत रिपोर्ट कल ही भेज दी गई थी। आज एजेंडा पे केवल एडॉप्शन की प्रक्रिया होनी थी, उस एडॉप्शन प्रक्रिया में उनसे हुआ, आज रिपोर्ट केवल एडॉप्ट की है। कुछ बातें ये आ रही हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन की बात है या दानिश अली के खिलाफ एक्शन की बात है, कुछ ऐसी भी बातें हैं। देख, कमेटी अपने पूरी विस्तृत जांच के बाद अपना प्रस्ताव बना के लोकसभा स्पीकर को भेज चुकी है। हालांकि महुआ मोइत्रा ने 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पूछताछ के लिए बुलाए जाने के दौरान विनोद सोनकर पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने उनसे कई ऐसे सवाल पूछे जो उनके निजी जीवन से जुड़े हुए। महुआ मोइत्रा ने इसे शब्दों के जरिए अपना वस्त्र हरण बताया था और बैठक से नाराज होकर निकल गई। दरअसल महुआ मोइत्रा पर आरोप लगा है कि उन्होंने कैश फॉर उपहार, यानी कि कैश और उपहार, इनके बदले एक कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने संसद के लॉगिन और पासवर्ड को शेयर किया था, जिसके जरिए दर्शन ने महुआ के नाम पर सवाल भेजे थे। महुआ मोइत्रा ये बात स्वीकार भी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से कैश लेने के आरोप का खंडन किया है। वो कह रही है कैश कहां लिया है, दिखाइए। तो आप इसको कैश फॉर क्वेश्चन स्कैम कैसे बोल सकते हैं? ये आरोप कभी महुआ के मित्र रहे जय अनंत देहादराई ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI को अपनी शिकायत में भी लगाया। देहादराई जो हैं, उनका आरोप है कि एक साजिश के तहत महुआ मोइत्रा ने अपने मित्र और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के सवाल पोस्ट किए, जिसके बदले में उन्हें पैसे और उपहार मिले। देहादराई ने यह भी कहा कि मोइत्रा का मकसद अदानी ग्रुप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से जोड़ना था। ये उन्होंने आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक देहादराई ने 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी के सामने बैठक में यह कहा था कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी चिंता के कारण ही संसदीय पैनल के सामने सबूत देने का फैसला किया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में और उसके मुताबिक
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मेटी मिनिस्ट्री कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मोइत्रा के सदस्य पोर्टल को जुलाई 2019 से अप्रैल 2023 के बीच 47 बार संयुक्त अरब अमीरात से ऑपरेट किया गया, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट से ऑपरेट किया। गृह मंत्रालय के नोट के मुताबिक इससे संवेदनशील और गोपनीय जानकारी के लीक होने का एक बहुत बड़ा खतरा उठा है। एथिक्स कमेटी की बैठक में शामिल जेडीयू सांसद गिरधारी यादव ने कहा है कि कमेटी की बैठक के दौरान हमारी बात सुनी ही नहीं गई। गिरधारी यादव ने महुआ पर कार्रवाई की सिफारिश के विरोध में वोट दिया। महुआ के मामले को लेकर एथिक्स कमेटी के जो रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट कर लिया गया। अरे नहीं, उन्होंने कहा, हम तो बोले हम तो प्रक्रिया पर उठाए, अब तो प्रक्रिया का ही पालन नहीं किए, लेकिन इसी पर हम लोगों ने उठाया है। और इंसाफी के नहीं, वो कह रहे कि 6-4 से जो है वो बहुमत उसके पास था तो करेगा ही। बहुमत उसके साथ है तो वो कर ही सकता है। लेकिन हम लोगों ने विरोध किया, 2 मिनट में चेयरमैन ने मीटिंग ही खत्म कर दी, बात ही नहीं सुना हम लोग। लेकिन जिस तरह से लॉगिन पासवर्ड का मामला है, लॉगिन पासवर्ड मेरा दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं, हमको कर दे एक्सप्लेन। मैं खुद कहता हूँ मीडिया में, मुझे ईमेल अपना याद नहीं है, मुझे लॉगिन पासवर्ड याद नहीं है, सिर्फ OTP मेरे पास आता है, वो हमारे पास जो प्रिविलेज कमेटी, बाकी कुछ नहीं मेरे पास। OTP मेरे फोन पर आता है, बैंक का पैसा को आप निकालिएगा, बिना पासवर्ड का निकलेगा, आपको आएगा पासवर्ड। एक कहा ये भी जा रहा है कि महुआ की सदस्यता रद्द होती है, ऐसी सिफारिश की गई है। अब उसका मन है, वो पावर है, तो बहुमत है, वो तो तानाशाही रवैया पर उतर ही आया भारतीय जनता पार्टी। इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने बात की बीजेपी नेता और वकील नलिन कोहली से। आइए आपको वो सुना। नलिन जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज लोकसभा की आचार समिति की रिपोर्ट आई है और महुआ मोइत्रा की बर्खास्तगी की जो सिफारिश वाली रिपोर्ट थी इसको मंजूर कर दिया गया है। वैसे तो अभी तक महुआ तमाम आरोपों को बेबुनियाद कहती आ रही थी, लेकिन आज का घटनाक्रम क्या ये नहीं बताता है कि आरोप कितने गंभीर थे और किस तरह समिति ने उन्हें सच पाया है? महुआ जी के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप है। आरोप क्या है कि ये कहा जा रहा है कि एक सांसद होके संसदीय प्रक्रिया के तहत संसद के अंदर उन्होंने प्रश्न पूछे क्योंकि एक निजी व्यक्ति ने अपने आर्थिक कारणों से या जो भी कारण हो, उनको अलग अलग उन्होंने चीजें दी। अब पैसे दिए, चीजें दिए, ये एक अलग विषय है, लेकिन कुछ तो दिया और ये आरोप है उनके अगेंस्ट। और इसके तहत उन्होंने प्रश्न जो है एक दूसरे कंपनी पर टारगेट किया, सरकार पे वार किया, राजनीतिक वार। ये पता पड़ता है कि उनकी जो लॉगिन आईडी है वो विदेश में कोई उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ये भी गंभीर है, ये भी रूल्स के खिलाफ है। इनका जवाब उनको देना था, क्योंकि इस बात को मत भूलिए कि 2005 में जो सांसद थे उन्होंने जब प्रश्न पूछे थे और पैसे लिए थे प्रश्न पूछने के लिए, वो निष्कासित हो गए थे, एक्सपेल हो गए थे। तो उसके बाद अब ये एक बार इतनी गंभीर बात फिर उठी है तो इसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन महुआ मोइत्रा जी ने इन गंभीर आरोपों के जवाब की जगह अपनी तरफ से आरोप लगाए, प्रश्न उठाए, समिति के खिलाफ उठाए, समिति के अध्यक्ष के खिलाफ उठाए, मीडिया के भी खिलाफ उठाए, आपके चैनल के भी खिलाफ उन्होंने लिखा है, एनडीटीवी के। तो इन सबके को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लगता है कि उनके पास कोई गंभीर जवाब नहीं थे अपने बचाव के लिए, जो उनके गंभीर आरोपों को खत्म कर देते। इसीलिए उन्होंने दूसरी तरफ पलटवार करके आरोप उठाए हैं और जो भी इन आरोपों के बारे में रिपोर्ट भी कर रहे हैं उन पर भी वार कर दिया। समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है नलिन जी। साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड गैर अधिकृत व्यक्ति को देना न केवल अनएथिकल है बल्कि सदन की अवमानना भी है। जबकि महुआ यह कहती आई है कि लॉगिन पासवर्ड देना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको आपने लॉगिन पासपोर्ट दिया, क्या वो आपके निजी सहायक है, आपसे तनख्वाह ले रहे, आपके साथ कई वर्षों से जुड़े हुए हैं राजनीतिक काम में? तो ये सारे सवालों का जवाब तो पहले देना पड़ेगा। अब अखिलेश जी, एक सांसद जो है किसी बिजनेसमैन को या विदेश में उनके कोई मित्र रह रहे हैं, जैसा भी उनके साथ रिश्ता हो, चाहे प्रोफेशनल रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो, जैसा भी हो, उनको अपना लॉगिन आईडी कहते हैं। और मेरे लिए सवाल आप पूछ लो, मतलब संसदीय प्रक्रिया का मजाक नहीं? और विदेश में बैठ के कोई क्यों कर रहा है? आप जब देश में, आपकी टीम कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, आपको खुद करना भी चाहिए।
क्योंकि आप संसद के बिल्कुल अंदर खड़े होकर सवाल पूछ रहे सरकार से और सरकार उसका जवाब देती, क्यों? ताकि जनता सत्य जाने। लेकिन ये निजी कारणों के लिए या किसी को निजी बेनिफिट देने के लिए, फायदा देने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। तो गंभीर है। इसका जवाब आप सीधा देंगे, पलटवार करके दूसरा आरोप थोड़ी ना देंगे। आरोप का जवाब आरोप नहीं हो सकता। आरोप का जवाब एक जवाब होगा जिससे आप उस आरोप को या तो ध्वस्त करेंगे या ध्वस्त नहीं कर पाएंगे। यह भी आरोप था कि पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए अडानी समूह पर आरोप लगाए गए थे। तो क्या आप इसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी देखते हैं? हो भी सकता है। इसको आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? अगर महुआ, जो मीडिया में मैंने पढ़ा, महुआ मोइत्रा जी ने जितने सवाल पूछे उनमें से अधिकांश जो है अडानी ग्रुप के खिलाफ था। अडानी ग्रुप जो है बिजनेस एंटिटी है। उस बिजनेस एंटिटी को अटैक किया जा रहा है क्योंकि महुआ मोइत्रा का मानना है कि सरकार के करीब है। पर वही बिजनेस एंटिटी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए जब जाकर वहां निवेश करती है तो कांग्रेस के लिए ठीक हो जाती है। तो ये एक ट्रेंड है जिस पर सोचना पड़ेगा कि अगर व्यवसाय को, ट्रेड को, इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट किया जाए अपने राजनीति के लिए, केवल राजनीति के लिए, तो ये कैसे देश हित में हो सकता है? क्योंकि वो भी भारतीय नागरिक है, वो भी इस संविधान के तहत उनके अपने अधिकार हैं। जितना महुआ मोइत्रा जी आपका मेरा, उतना ही किसी और का। जो जेल में उनके भी तो संवैधानिक अधिकार है। तो इन अधिकारों में आप अगर वार करते हैं तो क्या होगा? या तो बंगाल में महुआ मोइत्रा जी कहते हैं कि हमें अडानी ग्रुप को नहीं देना, कोई दिक्कत नहीं, कह दीजिए हम नहीं चाहते कि अडानी ग्रुप को कोई काम मिले, ये सोच कर सकते हैं। लेकिन उसका फायदा नुकसान क्या होगा? कोई निवेश अगर कर रहा है तो वहां नौकरियां बढ़ती है, लोगों का फायदा होता है, फैक्ट्रियां आती है, व्यवसाय बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है। टैक्स आता है तो सरकार जो है उस टैक्स के से सड़कें बनाती है, स्कूल बनाती है, दवाई खाने बनाती है, अस्पताल बनाती है, बहुत कुछ होता है। तो ये ट्रेंड जो है इस पे देखना पड़ेगा। अब राहुल गांधी जी कहते थे अंबानी अडानी, लेकिन राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकारों में बड़ी बड़ी कंपनियों ने निवेश किया, इन कंपनियों ने भी किया है। तो ये एक बात है जो एक गंभीर बात है। और इसको फिर बदल के कहना कि मैंने एक सांसद के रूप में इस प्रकार के सवाल पूछे, उसके लिए मैंने किसी से फायदे लिए, मैंने अपना लॉगिन आईडी दे दिया तो मेरा बचाव है, क्योंकि मैंने इनके ऊपर सवाल पूछा है तो मुझ पर कुछ नहीं होना चाहिए। ये कैसा बचाव हो सकता है? नरेंद्र जी, महुआ मोइत्रा ट्वीट कर रही हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख रही हैं, पूछ रही हैं कि समिति की रिपोर्ट मीडिया में कैसे आ गई? अखिलेश जी, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया का काम है जनता तक जानकारी पहुंचाना, जनता तक सत्य और जानकारी पहुंचाना, सत्य और जानकारी पहुंचाना जो सही है वो कैसे गलत हो सकता है? कई मीडिया कर्मियों ने अपनी जान तक खोया है, जान की बाजी लगा दी ताकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के तहत वो सत्य को ला सके। वो उसको याद करिए, विदेश में याद करिए, देश के अंदर याद करिए, जान तक जोखिम खेलते हुए लाए। तो अगर मीडिया अपना काम कर रहा है और उस पर महुआ मोइत्रा जी को ऐतराज है तो महुआ मोइत्रा जी को इसका जवाब ये देना पड़ेगा। रोज तो उनकी पार्टी और वो सब कहते हैं कि देश में संविधान जो है खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में काम कर रहे हैं और जनता तक सही समाचार दे रहे हैं, उन पर वार करके लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है, संविधान कैसे मजबूत होता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद नलिन जी आपका एनडीटीवी इंडिया पर बात करने के लिए। तो ये थी अखिलेश शर्मा जी की बात नलिन कोहली के साथ। और अब सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत के पास, जिनके पास कुछ अपडेट है। महुआ मोइत्रा ने अपना लॉगिन और पासवर्ड दर्शन हीरनंदानी को दिया। ये किस तरह से खतरा हो सकता है, इस पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है, इस पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे कैसे खतरा हो सकता है, ये एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट इस पर क्या प्रकाश डालती है? जी देखिए संकेत, इस सवाल का जवाब जानने के लिए एथिक्स कमेटी ने होम मिनिस्ट्री से जानकारी मांगी थी। आपको याद होगा एथिक्स कमेटी ने 3 मिनिस्ट्रीज से जानकारी मांगी थी, उसमें एक होम मिनिस्ट्री था और उनसे इसी विषय पर जानकारी मांगी गई थी और होम मिनिस्ट्री ने काफ़ी सिलसिलेवार ढंग से अपनी जानकारी दी थी और उसको भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है। देखिए संकेत,
जो सांसद का पोर्टल होता है उस पर कई दस्तावेज पहले से एडवांस में अपलोड किए जाते हैं और वो केवल सांसदों के लिए अपलोड किए जाते हैं। मसलन उस रिपोर्ट में एक बिल का भी जिक्र किया गया है जो 2019 में एक JNK जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन बिल आया था। उसकी कॉपी, उसकी जो प्रति है वो जाहिर है सभी सांसदों को पहले दी जाती है और उस बिल के जो फाइन प्रिंट्स थे वो लीक हो गए थे। और जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कितना सेंसिटिव राज्य है, वहाँ उसके बारे में कोई भी जानकारी अगर पहले लीक हो जाए तो वो कितना बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खतरा हो सकता है। और इसकी बाजाप्ता जानकारी इस बिल को लेकर जो कुछ हुआ उसका जिक्र किया गया है इस कमेटी की रिपोर्ट में। इसी तरीके से रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर किसी के पास किसी अनधिकृत व्यक्ति के पास अगर किसी सांसद के पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड होगा तो वो जो हैकर्स बैठे हुए हैं, देश में बैठे हुए हैं, विदेश में बैठे हुए हैं, स्टेट हैकर्स हैं, नॉन स्टेट हैकर्स हैं, वो इसी ताक में रहते हैं कि कुछ मौका मिले और वो वेबसाइट को हैक करें। तो जब इतने गोपनीय दस्तावेज या महत्वपूर्ण दस्तावेज सांसद के पोर्टल पर डाले जा रहे हैं तो अगर वो किसी हैकर के हाथ लगता है तो वो आप सोच सकते हैं किस तरीके से उसका बेजा इस्तेमाल कर सकता है, उसका दुरुपयोग कर सकता है या नहीं। तो अगर उसके हाथ लग जाता है पासवर्ड और आईडी तो वो कई ऐसी चीज़ें अपलोड कर सकता है इस पोर्टल पर जो देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। और इन सभी चीज़ों का सिलसिलेवार ढंग से जिक्र किया गया है इस कमेटी की रिपोर्ट में और ये बताया गया है कि किस तरीके से लॉगिन और पासवर्ड अगर आप शेयर करते हैं तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। जी प्रशांत, विदेश से महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं उनका लॉगिन करने पर अभी तक क्या जानकारी मिली है? कुछ तो हमें पता चल गया है कि एथिक्स कमेटी का ये मानना है कि 47 बार उसको UAE से एक्सेस किया गया, लेकिन और कोई जानकारी है क्या इसके अलावा? नहीं जी संकेत, मैं पहले ये भी बता दूं आपको कि दर्शन हीरानंदानी के बारे में भी कमेटी में एक बड़ी बात कही गई है और ये कहा गया कि दर्शन हीरानंदानी भले ही भारत के नागरिक हैं लेकिन उनको रेसिडेंसी राइट्स मिला हुआ है उनको UAE में। और कमेटी में इस बात का जिक्र है कि दर्शन हीरानंदानी के कई क्लोज रिलेटिव, ये वर्ड लिखा हुआ है कमेटी में रिपोर्ट में, क्लोज रिलेटिव फॉरेन नेशनल्स हैं। और अगर दर्शन हीरानंदानी के पास किसी सांसद का लॉगिन पासवर्ड होता है और किसी तरीके से उनके पास पहुंचता है तो फॉरेन नेशनल्स के हाथों में महत्वपूर्ण जानकारियां जाने का या लीक होने का ये खतरा बना रहेगा। जहां तक IP एड्रेस की बात की आपने संकेत, इसके बारे में IT मिनिस्ट्री ने काफ़ी विस्तार से कमेटी को जानकारी दी है और ये कहा है कि 47 बार, जैसा आपने जिक्र किया, 47 बार दुबई से महुआ मोइत्रा का लॉगिन और पासवर्ड जो यूज़र ID और पासवर्ड है वो इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, महुआ मोइत्रा 2019 से 2023 के बीच में 4 बार दुबई गई और कमेटी ने इस बात पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया है कि उस दौरान ये पासवर्ड यूज़ नहीं किया गया। तो कई इस तरह की बातें आई हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊं, मज़ेदार तथ्य कि 47 बार एक ही IP एड्रेस से ये सारे लॉगिन किए गए हैं। तो IT मिनिस्ट्री ने सारी जानकारियां दी हैं जिसको इस कमेटी की रिपोर्ट में शामिल भी किया गया है। जी मैं प्रशांत ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि विदेश से एक सांसद का लॉगिन ID और पासवर्ड एक्सेस हो जाना ये अपने आप में जुर्म इसलिए भी शायद नहीं हो सकता क्योंकि इस हिसाब से तो कोई सांसद, फर्ज कीजिए अगर कोई सांसद विदेश गया और वहां से उसको ये हुआ जरा अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डाल करके एक सवाल डाल दें, तो ये तो अपराध नहीं हुआ। हाँ, ये बात जरूर पूछी जा सकती है कि उनकी गैर मौजूदगी में कौन इसको एक्सेस कर रहा था, और अब तो वो मान भी गई हैं कि हाँ एक्सेस किया है। तो ये जो कमेटी की रिपोर्ट है ये क्या साबित करती है? जी बिल्कुल संकेत, यही नहीं, देखिए संकेत, आपने अपने सवाल में ही एक बड़ी बात कही कि ये उन्होंने माना है, महुआ मोइत्रा ने माना है कि उन्होंने लॉगिन और पासवर्ड जो अपना है वो दर्शन हीरानंदानी को दिया जो दुबई में रहते हैं और महुआ मोइत्रा कहीं और हैं और उनकी अनुपस्थिति में 47 बार अगर दुबई से ये लॉगिन पासवर्ड हो रहा है। महुआ मोइत्रा कह रही हैं अपने बचाव में, वो कह रही हैं कि
एक पीए उन्होंने रखा हुआ था, दर्शन हीरानंदानी के एक स्टाफ को ये दिया हुआ था कि कोई भी चीज़ वो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसका जो ओटीपी है वो महुआ मोइत्रा के पास आता है। लेकिन सवाल ये भी कई सदस्य पूछना चाहते थे, ने पूछा भी कि अगर जब लॉगिन पासवर्ड ही दे दिया है तो ओटीपी देने में क्या परेशानी हो सकती है और किस तरह का, इसी बात को लेकर तो सवाल हो रहा था। संकेत 2 नवंबर की जो बैठक हुई थी उसमें महुआ मोइत्रा से क्रॉस एग्जामिनेशन में यही सब सवाल पूछे जा रहे थे, जो बीच में ही रोकना पड़ा क्योंकि महुआ मोइत्रा उस दिन हम लोगों ने नज़ारा देखा था और उनके साथ विपक्ष के सभी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और वो वॉकआउट करके चले आए। यही सब सवाल पूछे जा रहे थे उनसे, जो कमेटी के चेयरमैन हैं विनोद सोनकर की ओर से यही सब सवाल पूछे जा रहे थे। प्रशांत, महुआ और कुंवर दानिश अली ने 2 नवंबर की पेशी में बुरे बर्ताव का आरोप लगाया था। रिपोर्ट में क्या इसका कोई जिक्र है? क्योंकि देखिए, एक तो आ गया ये प्रकरण और उसके बाद इस प्रकरण के बाद हम देख रहे हैं ये आरोप प्रत्यारोप, तो इसको लेकर के कोई बातचीत हुई थी? क्या इसका जिक्र रिपोर्ट में है? और अगर रिपोर्ट में नहीं है तो सूत्र क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, रिपोर्ट में इन सभी चीज़ों का बिल्कुल सिलसिलेवार ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट में 4-5 चीज़ें हैं। दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट शामिल किया गया है, जयानंद देहदराई का जो एफिडेविट कहें या शिकायत जो सीबीआई डायरेक्टर को उन्होंने भेजा था उसको शामिल किया गया है, जो सवाल पूछे हैं महुआ मोइत्रा ने उसको शामिल किया गया है और 3 मंत्रालयों ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसको शामिल किया गया। और उसके अलावा जो 3 लोगों का डिपोजिशन हुआ है, जयानंद देहदराई, निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा, इन तीनों के डिपोजिशन की भी जानकारी इस कमेटी रिपोर्ट में दी गई है। और जिस दिन महुआ मोइत्रा आई थी उस दिन ये महुआ मोइत्रा का आरोप था कि उनसे निजी सवाल पूछे जा रहे हैं, उनसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो इस मामले के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उस दिन जो विनोद सोनकर हैं कमेटी के चेयरमैन, वो जो आपने अभी इसके पहले सवाल पूछा वही सारे सवाल वो पूछ रहा था। वो सारे सवाल दर्शन हीरानंदानी का जो हलफनामा था उससे जुड़े हुए सवाल थे। मसलन विनोद सोनकर ने पूछा कि दर्शन हीरानंदानी से उनकी कितनी बार मुलाकात हुई है पिछले 1-2 महीनों में, इसके अलावा उनसे कितनी बार उनकी बातचीत हुई है, और बाकी जो हलफनामा में बात कही गई है दर्शन हीरानंदानी की तरफ से, उसके बारे में सवाल पूछा जा रहा था। उसी पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि इन सवालों का कोई मतलब नहीं है इस केस में, कमेटी को केवल 2 चीज़ें जाननी है। पहला ये कि क्या लॉगिन पासवर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने दूसरे को दिया, दर्शन हीरानंदानी को दिया। उस पर उनका कहना था कि जी हाँ मैंने दिया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी का कोई स्टाफ था जो उनके लिए सवाल टाइप किया करता था। इस तरह की बातें उन्होंने की। और दूसरा, जहाँ तक पैसे की बात थी, उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल कहाँ है और उन्होंने पैसों के बारे में जो भी बताया। तो इन्हीं सवालों का जवाब कमेटी को जानना, ये महुआ मोइत्रा का कहना था। लेकिन विनोद सोनकर ने साफ साफ कहा कि जब उन्होंने दर्शन हीरानंदानी ने हलफनामे में कहा है और महुआ मोइत्रा भी स्वयं ये मान रही हैं कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, तो इसके बारे में कुछ ज़रूरी सवाल तो पूछे जाएंगे। हालांकि ये विकल्प ज़रूर दिया विनोद सोनकर ने, हमें कमेटी के सदस्य ने ऑन रिकॉर्ड ये जानकारी दी है कि 3 विकल्प दिए गए थे महुआ मोइत्रा को, न सिर्फ महुआ मोइत्रा को बल्कि जयानंद देहदराई को भी, जब उनकी पेशी हुई थी और उनसे कहा गया था कि इन सवालों का जवाब या तो वो दे सकती हैं या वो नहीं दे सकती हैं। दूसरा ऑप्शन ये था। और तीसरा ऑप्शन ये था महुआ मोइत्रा के पास कि वो इन सवालों का लिखित जवाब दे। ये तीनों ऑप्शन महुआ मोइत्रा को विनोद सोनकर ने दिया था। ये हमारी जानकारी है, ये पुख्ता जानकारी है हमारे पास। लेकिन महुआ मोइत्रा ने जवाब देना उचित नहीं समझा, ये कमेटी के सूत्रों का कहना है, और वो इन सवालों से बिल्कुल बौखला गई, वो गुस्से में आ गई और उन्होंने कहा कि इन सवालों का इस केस से कोई मतलब नहीं है, ये निजी सवाल हैं। ये उनका ये कहना था कि अनैतिक सवाल है, और उन्होंने इसी बीच चीरहरण और कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनके साथ साथ कई और सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। तो कमेटी के सूत्रों का कहना है कि कई ऐसे सवाल थे जो खुद महुआ मोइत्रा ने, जब उनका 2 घंटे डिपोजिशन हुआ तो उसमें ये बातें रखी थी, उसी का काउंटर क्वेश्चन विनोद सोनकर पूछ रहे थे और जो दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे से भी जुड़े हुए थे।
तो इन सवालों का ही जवाब देने की बजाय महुआ मोइत्रा ने हंगामा किया और वो सभी बाकी विपक्षी सांसदों के साथ बाहर आ गई। है, लेकिन अब प्रशांत आगे चल के ये देखना होगा कि अब लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अब ये रिपोर्ट जो है अब उनके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। तो अब अगले सत्र में क्या होगा वो देखते बनेगा। अमूमन जो इस तरीके की एथिक्स कमेटी सजेस्ट करती है, देखा जाता है कि वो माना जाता है। अब स्पीकर क्या करते हैं ये उनके अधीन आता है मामला। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब रुक करते हैं अगली खबर। अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर के वायु प्रदूषण की, जहां सांस लेना भी दूभर हो गया। आसमान में न तो वैसे बादल हैं और जो बरस जाएं, और ये प्रदूषण जमीन पर बैठ गया। न वैसी हवा चल रही है जो इस स्मॉग को दिल्ली एनसीआर से कहीं दूर लेकर के चली जाए। यही वजह है कि आज भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 450 के ऊपर है। ये दिल्ली की आज की तस्वीरें जो अभी आप स्क्रीन पर देखें। इस स्मॉग से निपटने के लिए कई उपायों पर बात हो रही है, लेकिन एक फौरी उपाय ये है कि आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश ये करा दी जाए। ऐसी तकनीक बहुत पुरानी है, हमने आपको एक कार्यक्रम भी दिखाया था बहुत पहले, सन 40 की तकनीक है। दिल्ली सरकार इस उपाय पर अमल करने जा रही है। इस सिलसिले में आईआईटी कानपुर की टीम ने दिल्ली सरकार को एक प्रस्ताव भी दिया है। मुमकिन है कि 20 और 21 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन कराई जाए, क्योंकि इस दौरान आसमान में बादल छाने के आसार हैं और हवा के चलने के भी आसार जताए गए हैं। सबमिट किया कल कि 20 से 21 में ऐसी संभावना अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग के उसके रिपोर्ट के आधार पर कि शायद बारिश हो। तो उसको देखते हुए फिर हमने ये निर्णय लिया है कि उनसे हमने कहा कि अपना प्रपोजल आप ठोस प्रपोजल भेजें, और हमने ये सोचा है कि उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार की बहुत सारी क्लियरेंस चाहिए। तो सभी लोगों को एलजी से भी बात करेंगे, सबके सहयोग से अगर क्लियरेंस हम ले पाते हैं तो, और बादल अगर दिखते हैं तो हमारी कोशिश यही है कि कम से कम पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है दिल्ली के अंदर किया जाए। आईआईटी कानपुर पिछले 6 साल से क्लाउड सीडिंग की तकनीक पर काम कर रहा है और जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 2 बार क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। यह तरीका है क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन। अभी कुछ दिनों पहले हमने कार्यक्रम किया था बहुत डिटेल में, आप चाहें तो यूट्यूब पे जाकर के वो देख भी सकते हैं। ये उसका कुछ अंश हम आपको स्क्रीन पर दिखा दें कि किस तरीके से होता है। ये बारिश अगर हो जाती है तो प्रदूषण फैलाने वाले जो कण है ना, जिनको एसपीएम कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म करूंगा उसी से आपको समझ में आ जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि हवा में लटके हुए मैटर, मतलब प्रदूषण हो गया, धूल हो गई, ये सब हवा में ही घूम रहा है क्योंकि हवा बह नहीं रही है, तो वो हवा में ही घूम रहा है और उस वजह से वो प्रदूषण करता है। अब हवा चल जाएगी या बारिश हो जाएगी, फर्ज कीजिए बारिश हो गई, तो ये सारा जो आपका वो है प्रदूषण, ये सब आकर के नीचे धरती से चिपक जाएगा, यानी कि प्रदूषण खत्म। इस प्रक्रिया में ये जो क्लाउड सीडिंग है, इसमें आमतौर पर एक केमिकल सिल्वर आयोडाइड, इसको विमानों के जरिए ऊपर बादलों के बीच छिड़क दिया जाता है, लेकिन इन बादलों में नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। सिल्वर आयोडाइड के ये कण एक न्यूक्लियाई का काम करते हैं, जिससे चारों ओर पानी के कण जमा होने लगते हैं, और जब बूंदें बनती हैं जो भारी होने लगती हैं तो नीचे बारिश गिरने लगती है। आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मनींद्र अग्रवाल ने इस पर हमें कुछ दिन पहले जानकारी दी थी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है, वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है। लेकिन जब तक हम प्रदूषण के सोर्सेस पे कुछ अपना एक्शन नहीं लेंगे, तब तक प्रदूषण फिर हो जाएगा। तो इसलिए क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। 1 हफ्ते 2 हफ्ते अधिकतम इसका काम उसके द्वारा होता है।
चुनाव में नेताजी कुर्सी की फसल काटेंगे, लेकिन इन्हीं चुनावों के बीच अफसरों की लापरवाही मध्य प्रदेश के कई जिले में किसानों पर भारी पड़ रही है। उनके सामने खाद का संकट खड़ा हो गया, किसानों को खाद नहीं मिल रही। वजह, अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट देखिए और वजह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। खता अफसरों ने की, सजा किसानों को मिल रही है। दरअसल खाद की बोरी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो छपी रहती है, जहां वो किसानों से जैविक खेती करने और कम से कम खाद का इस्तेमाल करने की अपील करते हैं। लेकिन ये आचार संहिता का उल्लंघन है, इसे चुनाव के दौरान बांटा नहीं जा सकता। रैक उतर गई तब ख्याल आया, लेकिन तब तक कई शहरों में किसान कतार में लगने को मजबूर हो गए, जबकि राज्य में डीएपी और खाद का स्टॉक पूरा है, लेकिन बोरी की वजह से वितरण नहीं हो पा रहा है। ईंटखेड़ी के किसान हरि सिंह सैनी अपने 12 एकड़ की जमीन की बोवनी करवा रहे हैं। गेहूं की लॉकवन क्वालिटी का बीज लिया है, 15 बोरी डीएपी। कहते हैं रेट भी ज्यादा है और वजन 5 किलो कम, सब महंगा हो गया है। ये बहुत महंगा पड़ रहा है और रखोड़िया भी किसान डालना हमको पड़ रही है, फिर यूरिया डालेंगे। इसकी पैदावार मिला के बहुत कम हमको कीमत मार्केट में मिल रही है। हमको कम से कम जो हमारा खर्चा उससे 20% हमको बचता, बाकी पैसा नहीं बचता। भोपाल के निपानिया जाट गांव में ही प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था में किसान जुटे हैं। एक किसान को 1 डीएपी की और 2 यूरिया की बोरियां दी जा रही हैं। हालांकि यहां नई बोरियों में तस्वीर वाली दिक्कत नहीं है, लेकिन कम वजन से वो भी परेशान हैं। पहले यूरिया की बोरी जो आती थी वो 50 किलो की आती है, अब वो आ रही 45 किलो की और रेट वही है, तो उससे किसानों को परेशानी हो रही है। अब परेशानी हो रही नहीं। अब क्या, अब टारगेट है, हम तो किसान क्या एक एकड़ में 50 किलो डालता था, अब वो 45 किलो डालने लगा एक बोरी। अब ये लोग दे रहा है 1 एकड़ में दो बोरी, तो अब वो 90 किलो डालना हमारे लिए 100 किलो था, लेकिन अब वो 90 किलो डाल रहा है। कितना अतिरिक्त खर्च बढ़ गया पर एकड़ पे? उससे अतिरिक्त खर्च तो ज़्यादा। अब खाद पे कितना 1365 की डीएपी आ रही है और इफको की आ रही 1400 कुछ की आ रही है। हालांकि हर जगह हालात ऐसे नहीं है। देवास में तो पुलिस की सहायता से खाद बट रही है। पुलिस की सुरक्षा में लगी लाइन देखिए किस तरह से पुलिस कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर अभी तहसीलदार भी थे जो लाइन लगवा रहे थे। देखिए किस तरह से अन्नदाता यहाँ पर सुबह 6 बजे से रोटी बांधकर यहाँ पर बैठा हुआ है। यहाँ पर किस तरह से लाइन लगी हुई है और यहाँ पर सरकार कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। यहाँ बोरियों से तस्वीर हट गई है, लेकिन प्रधानमंत्री का नाम लिखा है। 6 बजे के खड़े हैं साहब। 6 बजे से क्या बोल रहे हैं? क्या ये टोकन है, अभी वो सर्वे डाउन हो गया है। तो मुकदमे मैडम कब से लगी आप लाइन में? 8:30 बजे। अभी क्या बोल रहे हैं अधिकारी आपसे? अभी सर्वर बंद है। कब से सर्वर बंद है? ये 2-1 घंटे हो गए। कई जगह पर किसानों की शिकायत है कि वो ब्लैक में खाद खरीद रहे हैं। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो अब आपने लिया था जब उसमें था? हाँ, फोटो था। कब लिया था आपने ये? मैंने इसको लिया 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन पहले उसमें फोटो था? अब हटा दिया गया है। अब क्या पता, खादी नहीं, अब तो खादी नहीं एमपी के। रीवा में गोदाम में जो खाद है उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी है, लेकिन कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। बोरी जो रोकी गई है, प्रतिबंध लगा, फोटो किसमें लगी है? हम क्यों बोले? इंदौर की छावनी कृषि मंडी में 2 सहकारी समितियां हैं, लेकिन यहां प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी बोरियां नहीं है। हालांकि किसान फिर भी परेशान हैं। टोकन मिलता है, लेकिन खाद के लिए 2 से 3 दिन चक्कर लगाना पड़ रहा है। यूरिया लेने आया था मैं दूसरी चक्कर रह रही हूँ, पर हर साल ऐसा ही होता है, मतलब खाद मिलता ही नहीं किसान। उनका तो फोटो हटा दिया है बोरियों पे, पहले जो मिलता था। पर समस्या तो ये बहुत दिन से चल रही है ऐसी कि 2-3 दिन चक्कर काटना पड़ता है। मंदसौर में भी खाद पर्याप्त है, लेकिन किसान परेशान हो रहे हैं। दबी जुबान में अधिकारी भी इस बात को मान रहे हैं कि आचार संहिता के चलते दूसरी बोरी में आए खाद का ही वितरण किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कहीं से कहीं तक 3 दिन से भटक रहा हूँ, वहाँ बंद वानी है, वानी फिर आज आके मिली है। हमारे यहाँ कुछ लोग बाहर के आ गए थे, सीतामऊ, मलारगढ़, दौलता साइड के आ गए थे, जबकि वहाँ पर भी खाद वितरण हो रहा है। तो उनको बताया कि भाई वहाँ खाद वितरण आपके नजदीकी क्षेत्र में, आप वहाँ से ले लें। सरकार कह रही है कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष उपेक्षा का आरोप लगा रहा है। बीजेपी सरकार जब भी जहाँ भी है, किसान के लिए यूरिया, फर्टिलाइजर ऑफ एनी काइंड की शॉर्टेज कभी नहीं हुआ। मुझे याद है जब इधर किसान के लिए समय पर बिना लाइन लगे हुए वितरण होना चाहिए, तब से लेकर आज तक वी हैव हैड नो प्रॉब्लम्स।
in distribution. यहाँ आप इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हो, यूरिया की इतनी बड़ी समस्या है, क्या किया है इसके समाधान के लिए? आपको कोई राहत क्यों नहीं दी? प्रदेश में करीब 6,42,000 मीट्रिक टन यूरिया आया, 2,46,000 मीट्रिक टन बिका, 3,56,000 टन बाकी है। वहीं 4,31,000 मीट्रिक टन डीएपी मिला, 2,03,000 मीट्रिक टन बिका, 2,28,000 मीट्रिक टन अभी बाकी है। 9 अक्टूबर को आचार संहिता लागू हुई थी, लेकिन अफसरों ने ध्यान नहीं दिया। शिकायत हुई तो निर्वाचन आयोग ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय को बोरियों पर से प्रधानमंत्री की फोटो को हटाने के आदेश दिए। इसलिए कहीं थिनर से तो कहीं पेंट लगाकर फोटो हटाई जा रही है। रबी की बुआई अक्टूबर से ही शुरू हो गई थी, दशहरे के बाद इसमें तेजी आई। 20 नवंबर तक का वक्त खेती के लिए बेहद अहम होता है, लेकिन चुनाव 17 तारीख तक चलते ही रहेंगे। ऐसे में हो सकता है कि राज्य में खाद का संकट गहरा हो जाए। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में आज इतना ही।